हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जल्दी जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए और एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएंगे। एक बार में आपका थोड़ा सा जहां से मैंने कल छोड़ा था बेटा, वहां से एक रिवीजन करा देती हूं ताकि आपको ये पता चले कि आज की क्लास में हमारी कहां से स्टार्ट होने वाली है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आपका एक मिशन आया था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, है ना? ये मैंने आपको बताया था। और अगर हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में बेटा, तो कैबिनेट मिशन में आपको मैंने बताया था कि टोटल 3 सदस्य थे, जिसमें से आपके जो अध्यक्ष थे उनका नाम आप बताएंगे। मैं एक जल्दी से यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूँ, एक यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 1 मिनट रुकेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैबिनेट मिशन, ठीक है? कैबिनेट मिशन यहां से हमने कल छोड़ा था। कैबिनेट मिशन की सिफारिशें मैंने आपको कल पढ़ाई थी। कैबिनेट मिशन, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि कैबिनेट मिशन कब आया था। जल्दी से मुझे आंसर चाहिए। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कल मैंने आपको बताया था कि 24 मार्च 1946 को आया था। फिर मैंने बेटा जी आपको बताया था कि इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम बताया था, और साथ साथ बेटा इनके 2 अन्य सदस्य भी इसमें साथ में आए थे। ये भी हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। कल मैंने यहां तक आपको डिस्कस किया था, बिल्कुल 24 मार्च। जल्दी से बताइए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष का नाम क्या था? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष का नाम क्या था? 2 अन्य सदस्य थे इसमें, एबी अलेक्जेंडर थे, और साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो एक दूसरे व्यक्ति यहां पर जो थे वो थे बेटा स्टैफोर्ड क्रिप्स। वो थे बेटा जी स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है? ये आपके 2 अन्य सदस्य इसमें आए थे। बिल्कुल सही है, पैथिक लॉरेंस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है? आपके अध्यक्ष कौन थे इसमें? पैथिक लॉरेंस। ये आपका सारा रिवीजन चल रहा है। उसके बाद आपको मुझे बताना है कि मैंने आपको ये भी बताया था कि इस मिशन ने कुछ सिफारिशें की थी, ठीक है? इस मिशन ने कुछ सिफारिशें की थी। उस सिफारिश में आपको बताना है कि एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर था। एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर था? जल्दी जल्दी आंसर्स कीजिए। एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पे था? देखते हैं आप लोग। वेरी गुड, 10 लाख की जनसंख्या पे था। कितना था? 10 lakhs। यहां तक आपको बताया था। फिर आपको मैंने बताया था कि आपकी जो संविधान सभा है, आपकी जो संविधान सभा है, संविधान सभा, इस संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के निर्वाचन होने थे। तो आप मुझे बताएंगे कि निर्वाचन कैसे होने थे। बेटा निर्वाचन कैसे होने थे, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से। निर्वाचन कैसे होने थे? क्या वो प्रत्यक्ष होने वाले थे या अप्रत्यक्ष, या हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट? वेरी गुड, जो बच्चे कह रहे हैं अप्रत्यक्ष, बिल्कुल सही है। अब भाई निर्वाचन होते हैं तो मैंने लास्ट आपको पढ़ाया था कि जो निर्वाचन होते हैं वो आपके सीटों पर होते हैं। और कितनी सीटें निर्धारित की थी? 389 सीटें यहां पर कैबिनेट मिशन ने निर्धारित की थी आपकी संविधान सभा के इलेक्शंस के लिए। अब यहां पे जो बच्चे होते हैं ना, उनको आज कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पता ही नहीं होता। आपने बता दिया कि 389 सीटें थी। मैम ये सीटें हम लोकसभा की भी सुनते हैं, मैम हम राज्यसभा की भी सुनते हैं, बट हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रह ही जाते हैं। जैसे हम मैम आपसे ही जानना चाहते हैं कि ये सीटें निश्चित कैसे की जाती हैं। सीटों को निश्चित करने का आधार क्या होता है? तो बेटा सीटें जो निश्चित की जाती हैं, या आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स जो फिक्स्ड किए जाते हैं, उनका आधार होती है जनसंख्या। इनका आधार क्या होता है बेटा जी? इनका बेस क्या होता है? तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जनसंख्या इसका आधार होती है, पॉपुलेशन इसका आधार होती है। जनसंख्या के आधार पर बेटा हमेशा सीटों की संख्या निश्चित की जाती है, ठीक है? सीटों की संख्या किसके आधार पर निश्चित होती है? जनसंख्या के आधार पे।
और उस टाइम की जो जनसंख्या थी उसके अकॉर्डिंग जो आपकी सीटें निकल रही थी वो आपकी जनसंख्या के आधार पे 389 सीटें जो हैं 389 सीटें जो हैं वो आपकी निकल रही थी। किस आधार पर निकल रही थी बेटा, किस बेस पर निकल रही थी, तो जनसंख्या के आधार पर निकल रही थी। ठीक है, उसके बाद हम अगर आगे बात करते हैं तो ये जो 389 सीट हैं बेटा, ठीक है, इन सीट्स की अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं पर इलेक्शन होने हैं। इन्हीं पर क्या होना है, इन्हीं पर इलेक्शन होने हैं, इन्हीं का निर्वाचन होना है। और आप अच्छे से जानते हैं कि निर्वाचन होने के लिए आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि निर्वाचन होने के लिए पहले सीटों को बांटना पड़ता है, सीटों को बांटना पड़ता है, उनका डिवीजन करना पड़ता है। तो आप ये देखेंगे कि उस टाइम का जो आपका भारत था, उस टाइम पे आपका जो भारत था वो आपका किन चीजों में बटा हुआ था। तो बेटा जी एक तो थे आपके ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है, एक थे आपके ब्रिटिश प्रोविंस जिनको आप हिंदी में कहेंगे ब्रिटिश प्रांत। क्या कहेंगे आप, ब्रिटिश प्रांत। ये थे आपके ब्रिटिश प्रांत, वो हैं जिनको प्रांतों को आज के टाइम पे आप क्या कहते हैं, आज के टाइम पे मैम हम राज्य कहते हैं। आज के टाइम पे क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। और ये जो ब्रिटिश प्रांत थे इनको कितनी सीट मिली जनसंख्या के आधार पर, 292 सीट। कितनी सीटें मिली जनसंख्या के आधार पे, 292 सीट मिली। ठीक है, 292 सीट ब्रिटिश प्रोविंस जिनको आज के टाइम पे आप राज्य कहते हैं उनको पहले प्रांत कहते थे। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी मिल गई भारत में ब्रिटिश प्रांतों को। फिर आपकी जो सीटें दी गई वो दी गई बेटा चीफ कमिश्नरी प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रोविंस, चीफ कमिश्नरी प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रोविंस। बेटा जी आप जिनको आज यूनियन टेरिटरी कहते हैं, जिनको आप केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, वो आपकी अगर हम बात करें तो इनको कितनी सीटें यहां पर मिली थी और कौन कौन से चीफ कमिश्नरी प्रांतों को मिली थी, तो बेटा 4 को मिली थी। कितने थे, 4 थे। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो 4 कौन कौन से थे, तो एक था आपका अजमेर मारवाड़, एक चीफ कमिश्नरी प्रांत था अजमेर मारवाड़, एक सीट बेटा इसको मिली। ठीक, एक था आपका दिल्ली, एक सीट इसको मिली। एक था बेटा आपका कुर्ग, कुर्ग कहां पर दिखता है, कुर्ग दिखेगा आपको कर्नाटक वाले एरिया में, तो कुर्ग आपका एक था। और एक लास्ट जो था बेटा वो था बलूचिस्तान। बहुत सारे बच्चे यहां पर कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो आज के समय में पाकिस्तान का भाग है, इस टाइम पर भारत का ही भाग था। क्यों, क्योंकि भारत से ही निकलकर आपका बना है पाकिस्तान। तो ये सब जो सीटें भी बांटी जा रही हैं बेटा, ये भी जनसंख्या के आधार पे, ये भी किस आधार पे, ये भी बेटा जनसंख्या के आधार पर ही बांटी जा रही हैं। जहां पर ज्यादा जनसंख्या वहां पे सीटों की संख्या ज्यादा, और जहां पर कम जनसंख्या वहां पर सीटों की जनसंख्या भी कम। उसके बाद में आपका जो 93 सीट बची, 93 सीट्स, ध्यान से सुनना, 93 सीट जो हैं ये दे दी गई बेटा देसी रियासतों को, देसी रियासतों को, जिनको आप कहते हैं बेटा जी प्रिंसली स्टेट। क्या कहते हैं आप इनको, प्रिंसली स्टेट्स। मतलब ऐसे आपके ऐसी जगह जहां पर राजा राज कर रहे थे, जहां पर राजा राज कर रहे थे। और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भारत था, आपका जो भारत था वो इस टाइम पर ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत और बेटा जी देसी रियासतों में बटा हुआ था। और इन्हीं जगह पे फिर इनकी जनसंख्या के आधार पे हमने सीटों को बांट दिया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हमने सीटों को बांट दिया। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं
उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सीटों का बंटवारा भी जनसंख्या के आधार पे हुआ। अब आप मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, ये जो देसी रियासतें थी इन्होंने क्या किया, निर्वाचन प्रारंभ होने से पूर्व, निर्वाचन प्रारंभ होने से पूर्व ही, निर्वाचन प्रारंभ होने से पूर्व ही इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया इनका बहिष्कार, इन्होंने इनका बहिष्कार कर दिया, मतलब इन्होंने बाइकॉट ऑफ द इलेक्शंस, इन्होंने कहा कि मैं इन निर्वाचनों में भाग नहीं लूंगी, मैं बाइकॉट करती हूं इन इलेक्शन से, मैं इन इलेक्शंस को नहीं मानना चाहती हूं। तो ये यहां पे बोल दिया बाइकॉट ऑफ द इलेक्शंस, निर्वाचनों का बहिष्कार किसने कर दिया, निर्वाचन के शुरू होने से पहले ही इन्होंने कर दिया। ठीक है, अब आपके इन्होंने कर दिया, अब इन्होंने आपका बहिष्कार कर दिया, मतलब कि ये जो 93 सीट हैं इन पर अब इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं हम इलेक्शन में भाग लेंगे ही नहीं। तो फिर इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि 296 कैसे हुई 296, एक मिनट रुकेंगे, कैसे हुई 296, तो आप देख रहे हैं कि 292 आपकी ब्रिटिश प्रोविंस की और बेटा जी 4 आपकी चीफ कमिश्नरी प्रांतों की। तो इन्होंने तो बहिष्कार कर दिया, तो इसलिए फिर 296 सीटों पर आपका इलेक्शन होगा। तो 296 यानी कि 292 और +4, ठीक है, इसके लिए इतनी सीटों पे अब इलेक्शन होगा। और ये इलेक्शन किसके लिए होगा, तो संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के लिए, ठीक है। और ये इलेक्शन कब होगा, ये इलेक्शन कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है जुलाई अगस्त 1946, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। अब इस चुनाव में आपको पता है कि कितनी सीट्स पर हुआ, कितनी सीटों के लिए, तो 296 सीट पर, यहां लिख देना जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव, ठीक है, चुनाव हुआ। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि संविधान सभा के लिए हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो 296 सीट है इन पर इलेक्शन होगा। और एक चीज और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, इसको कब फॉर्म्ड किया गया था, इसका गठन कब हुआ था, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से चाहिए। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, ये भी आप मुझे बताइए। फिर मैं आपको ये फैक्ट है तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इलेक्शन कराएंगे। संविधान सभा का गठन कब हुआ था बेटा जी, जल्दी से आंसर कीजिए। RI 46 बच्चे डेट भी लिख रहे हैं कुछ, 6 दिसंबर 1946 को आपके यहां पर संविधान सभा का गठन हो जाता है, 6 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब ये जो आपके इलेक्शन हुए बेटा, इसमें जो सीटें थी, इसमें जब इलेक्शन हुए तो 208 सीट जो हैं वो किसने जीती थी, तो आपकी कांग्रेस ने। कांग्रेस का मतलब आप अच्छे से समझ रहे होंगे, INC से है मेरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटों को जीता था, ठीक है। और इसी में आपकी अगर हम बात करते हैं तो 73 जो सीटें हैं, जो 73 सीट थी वो आपकी मुस्लिम लीग के पास आई थी। किसके पास आई थी, मुस्लिम लीग के पास में आई थी। और अब कितनी सीटें बची मैम, 15 सीटें यहां पे बची। तो ये आपकी 2 लोगों पर आई, एक तो आपकी आई निर्दलीय सदस्य, ठीक है, निर्दलीय सदस्य। आज आपको मैं ये भी बताऊंगी कि निर्दलीय सदस्य कौन होता है, इंडिपेंडेंट मेंबर कौन होता है, इंडिपेंडेंट मेंबर, ठीक है, इंडिपेंडेंट मेंबर्स। इनको कितनी सीट मिली, तो बेटा इनकी नंबर ऑफ सीट थी 8। कितनी सीटें थी इनकी नंबर ऑफ सीट, 8 थी, ठीक है,
8 सीटें इनको मिली। और अगर हम बात करते हैं बाकी किसको मिली 7, तो ये मिली आपके छोटे समूहों को, जिनको आप कह सकते हैं कि कुछ स्मॉल ग्रुप्स थे, कुछ छोटी छोटी पार्टियां थी, उनको जो नंबर ऑफ सीट मिली बेटा जी वो मिली आपको 7। कितनी मिली? 7। ठीक है, अब 7 सीटें किस किस को मिली थी ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन पहले मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। अगर हम बात करते हैं, आप मुझसे अभी क्वेश्चन करने लग जाएं, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना पता हो और हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता हो, लेकिन मैं तुम्हें यही सोच के पढ़ाती हूं कि तुम्हें नहीं पता है, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर हम निर्दलीय सदस्य की बात करते हैं तो यह एक ऐसा सदस्य होता है, यह एक ऐसा सदस्य होता है, ऐसा सदस्य जिसको किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता, जिसको किसी पार्टी से, या कह सकते हैं कि किसी भी दल से, किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता, टिकट नहीं मिलता, लेकिन ठीक है, मैं इसलिए लिख रही हूं इस चीज को, मैं चाहती तो तुम्हें बोल के भी बता सकती थी ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे, ताकि तुम दूसरों को भी बता सको कि भैया इसको निर्दलीय सदस्य कहते हैं। ठीक है, तो यह एक ऐसा सदस्य होता है जिसको किसी भी दल का या किसी भी पार्टी का टिकट नहीं मिलता है, लेकिन आगे लिखेंगे, लेकिन जनता इसको काफी पसंद करती है, इसको काफी पसंद करती है। ठीक है, काफी पसंद करती है और इस आधार पे ये इलेक्शन लड़ता है, लेकिन जनता इसको काफी पसंद करती है और इसी आधार पे, ये जनता के आधार पे इलेक्शन में खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम निर्दलीय सदस्य कहते हैं। तो निर्दलीय सदस्यों की सीटों की संख्या कितनी थी? तो मैम 8 थी। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा कि निर्दलीय सदस्य क्या होता है, लेकिन क्योंकि ये शब्द आया है तो आपको एक एक शब्द का जो अर्थ है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखो यहां पे मैं आपको बताऊंगी, 1 मिनट, आपको मैं यहां पे ये बताना चाहूंगी कि आपकी जो पार्टियां थी वो कौन सी थी जिनको 7 सीटें मिली थी। तो देखना जरा ध्यान से, अगर हम बात करते हैं तो पहली है बेटा यूनियनिस्ट पार्टी, 1 सीट आपकी इस पार्टी को मिली थी। पहली पार्टी का नाम क्या है? यूनियनिस्ट पार्टी है और इस पार्टी को 1 सीट मिली थी। उसके बाद, हाँ ध्यान से सुनिएगा, चुनाव चिन्ह भी अभी बताती हूं, अभी आंसर देती हूं, आप पहले एक बार पार्टी देख लो। फिर 1 सीट मिली थी आपकी यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी को। किसको? यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी को। 1 सीट मिली थी बेटा यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट को। कितनी सीटें हो गई? 3 हो गई। उसके बाद 1 सीट मिली थी कृषक प्रजा पार्टी को। किसको मिली थी? कृषक प्रजा पार्टी को। और 1 सीट मिली थी अनुसूचित जाति संघ को। 1 सीट किसको मिली थी? अनुसूचित जाति संघ को। और 1 सीट मिली थी सिख, लेकिन वो सिख जो गैर कांग्रेस पार्टी के थे, जो गैर कांग्रेस पार्टी के थे, इनको भी 1 सीट मिली थी। और 1 सीट मिली थी बेटा जी साम्यवादी पार्टी को। तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ सीट कितनी हो गई? 7। तो 7 सीटें ये आपकी इनको मिली थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम आपने ये जो बताया है, ये जो आपने बताया है निर्दलीय सदस्य के बारे में, इसका जो चुनाव चिन्ह होता है, इसका जो चुनाव चिन्ह होता है, जिसको हम इलेक्शन सिंबल कह सकते हैं, चुनाव चिन्ह, जैसे अगर हम आपकी बात करें कि चुनाव चिन्ह की अगर हम आपसे बात करेंगे तो चुनाव चिन्ह जैसे कांग्रेस का हाथ होता है, ठीक है, बीजेपी का कमल है और आम आदमी पार्टी का झाड़ू है। तो ये तो किसी भी पार्टी से नहीं है, तो मैम इसका चुनाव चिन्ह कहां से आएगा? तो बेटा इसको जो चुनाव चिन्ह देता है वो आपका निर्वाचन आयोग देता है। कौन देता है इसको चुनाव चिन्ह? निर्वाचन आयोग, जिसको बेटा जी आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन।
इसको आप क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन। ये बेटा आपको चुनाव चिन्ह इन निर्दलीय सदस्यों को देता है और ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आपके सामने क्या आ गया? निर्वाचन आयोग। मैम ये क्या होता है? तो अभी बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि आपके देश में जितने भी निर्वाचन होते हैं वो सब निर्वाचन आयोग कराता है। जितने भी निर्वाचन होते हैं वो सारे के सारे निर्वाचन आयोग कराता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बातें हो गई। संविधान सभा में एक बार देखो जरा फिर से, संविधान सभा में जो सीटों की संख्या है उनको मैंने यहां पे बंटवा दिया है। आपके इलेक्शन कब हुए थे ये मैंने आपको बता दिया है। कितनी आपकी पार्टियों की सीट गई थी ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो संविधान सभा है जिसका गठन 6 दिसंबर 1946 को हो गया, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपके कैबिनेट मिशन का एक प्लान था, एक योजना थी कि ये बनाना है और साथ साथ एक योजना और थी और उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अगर हम बात करेंगे तो वो योजना कौन सी है? अंतरिम सरकार। योजना कौन सी है? अंतरिम सरकार। इसका नाम आपने सुना होगा, अंतरिम सरकार, जिसको बेटा आप बोलेंगे इंटरिम गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे इसको आप? इंटरिम गवर्नमेंट, अस्थाई सरकार। कैसी सरकार होती है ये? एक चीज ध्यान रखना, जहां पर भी आपका, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जहां पर भी बेटा इंटरिम वर्ड जुड़ता है, जहां पर भी अंतरिम सरकार शब्द आता है, इसका मतलब है कि ये जो चीज है वो अस्थाई है। कैसी है? अस्थाई, यानी कि ये आपकी एडहॉक है। एडहॉक है, अस्थाई है। अस्थाई या एडहॉक का मतलब है कि ये कुछ समय के लिए बनाई गई है। ये क्या बनाई गई है? कुछ समय के लिए बनाई गई है। मैम हम ये जानना चाहते हैं कि ये कब बनाई गई थी, इसको किसने बनाया था, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो नवनिर्वाचित संविधान सभा से, इसका निर्माण किससे हुआ था? नवनिर्वाचित संविधान सभा के सदस्यों से हुआ था। नवनिर्वाचित संविधान सभा के सदस्यों से। देखो, अगर मैं इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार की बात करती हूं तो आपको मैं इसके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, जरा ध्यान से सुनना। इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार की हम बात करें जो कि आपकी संविधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से बनाई गई थी, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इस सरकार के लिए आपके एक व्यक्ति जिसका नाम है वेवेल। क्या नाम है? वेवेल। ये वेवेल क्या करता है कि अंतरिम सरकार के निर्माण के लिए, अंतरिम सरकार के निर्माण के लिए, सरकार के निर्माण के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इनको बेटा आमंत्रण देता है। क्या देता है इनको? आमंत्रण। आमंत्रण का मतलब तो आप अच्छे से जानते होंगे, इनविटेशन। ठीक है, इनविटेशन देता है कि आइए हम लोग मिलकर एक अंतरिम सरकार बनाते हैं, एक ऐसी सरकार बनाते हैं जो अस्थाई होगी, जो केवल तब तक काम करेगी जब तक कि एक परमानेंट, एक आपकी स्थायी सरकार नहीं बन जाती। ये किसका कहना था? लॉर्ड वेवेल का कहना था। तो लॉर्ड वेवेल इनको इनवाइट करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि भैया ये जो इनविटेशन है ये कब दिया जाता है? तो 1 अगस्त 1946 को, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी आ जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, इस अंतरिम सरकार की जो घोषणा है ये लॉर्ड वेवेल ने कब कर दी थी? ये कब बता दिया था कि हम अंतरिम सरकार बनाने जा रहे हैं? इस चीज को अनाउंस किया गया था, ध्यान से सुनना, इस चीज की अनाउंसमेंट कब हुई थी? तो 24 अगस्त
1946 को ये घोषणा कर दी, ये डिक्लेयर कर दिया कि भैया हम जो है एक अस्थाई सरकार बनाने जा रहे हैं, हम एक अस्थाई सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछेगा कि ये जो अंतरिम सरकार थी, ये जो अंतरिम सरकार थी, इसका गठन कब हुआ था, इसको फॉर्म्ड कब किया गया था? तो आप लिखेंगे 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को मैम अंतरिम सरकार बन गई थी। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बन गई थी। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन और आता है कि इस अंतरिम सरकार में अध्यक्ष कौन थे? यहां पे आपके चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर करके आना एग्जाम में कि वेवेल इसमें अध्यक्ष था। वेवेल कौन था? वेवेल आपका इस टाइम पर भारत का वायसराय भी था, वायसराय ऑफ इंडिया भी इसको यहां पे ये पद पर भी ये था, और इस सरकार में अध्यक्ष के पद पर भी ये था। फिर एक क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछता है कि ये जो अंतरिम सरकार है, इसमें आपके उपाध्यक्ष कौन थे? इसमें उपाध्यक्ष कौन था? तो उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इसको बोलेंगे डेप्यूटी चेयरमैन। इनको क्या बोलेंगे? डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, और ये आपके बेटा इस टाइम पर कौन थे? तो लिखना पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें उपाध्यक्ष के पद पर थे। ठीक है, और फिर बेटा एक और चीज ध्यान रखना, आपका अगला क्वेश्चन आता है कि ये जो अंतरिम सरकार है, इसमें आपके जो सदस्य थे, अंतरिम सरकार है, इसमें आपके जो सदस्य थे वो इस टाइम पर कितने थे? इस टाइम का मेरा कहने का मतलब है कि जब ये सरकार गठित हुई थी, ठीक है, जब ये सरकार गठित हुई थी तो अंतरिम सरकार में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? तो केवल 13 ये आपके कुल सदस्य थे। ठीक है, 13 अभी तक के कितने? 13। मैं ऐसे कुल लिखूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी मैम जब गठन हुआ है तो 13 थे, और 13 क्या मैम खाली सदस्य थे? तो बेटा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ में 13 सदस्य थे। फिर आगे चलकर आपको ध्यान रखना है कि 26 अक्टूबर 1946, 26 अक्टूबर 1946, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 26 अक्टूबर 1946 की अगर हम बात करते हैं, इस डेट को अगर हम हाईलाइट करते हैं तो इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग ने भागीदारी की। ध्यान से सुनना, अभी मैं कहानी सुनाती हूं। भागीदारी की। देखो, अगर हम बात करते हैं कि जब इस अंतरिम सरकार को बनाया जा रहा था, जब इस अंतरिम सरकार को, इस इंटरिम गवर्नमेंट को बनाया जा रहा था, तो आपकी जो मुस्लिम लीग है, ठीक है, उसने कहा कि मैं इस सरकार में भागीदारी नहीं करूंगी, मैं इस सरकार में भाग नहीं लूंगी। लेकिन फिर उसने ये सोचा कि बाहर रहकर भी मुझे कौन सा कुछ मिल रहा है, तो क्यों ना मैं इस सरकार में भागीदारी करूं। और जब मुस्लिम लीग के सदस्य आए तो यहां पे थोड़ी सी दिक्कत हुई। और दिक्कत क्या हुई? दिक्कत यह हुई कि जब इसने भाग लिया तो जाहिर सी बात है कि इसके साथ इसके सदस्य भी आएंगे, इसके मेंबर्स भी इस सरकार में होने चाहिए। भाई इसके कितने मेंबर्स की बात हुई कि 5 मेंबर हम ले लेंगे। कितने लेंगे? 5 सदस्यों को शामिल करने की यहां पर बात हुई। और जब ये 5 सदस्य यहां पे शामिल होने थे बेटा, तो फिर पहले क्या कर दिया? पहले आपके जो 13 सदस्य थे, इसमें से 3 को हटाया। इसमें से 3 को हटाया। आपको ध्यान रखना है,
3 को हटाया और हटाकर अब आप बताओ कितने बच गए, 10 बच गए। कितने बच गए बेटा जी, 10 बच गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, कुल सदस्यों की संख्या, अंतरिम सरकार में कुल सदस्यों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन इंटरिम गवर्नमेंट, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन इंटरिम गवर्नमेंट। तब आप आंसर अब क्या कर दोगे, तो मैम अब हम आंसर कर देंगे 15। तो 15 सदस्यों के साथ मिलकर ये बनी थी। और कोई पूछेगा मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे, तो मैं मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे और इनसे हमारी जो है सरकार बनी थी। कैसी सरकार, अंतरिम सरकार। अब आपसे मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, एक लास्ट क्वेश्चन, और वो लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि ये बताओ अंतरिम सरकार का अंत कब हुआ था। अंतरिम सरकार का अंत, एंड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, एंड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, क्या लिखेंगे आप, एंड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। चलो जल्दी से बताओ, देखती हूं आप लोग क्या आंसर्स मुझे कर रहे हैं। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बताइए कब खत्म हुई थी आपकी इंटरिम गवर्नमेंट। बच्चे कह रहे हैं मैम हमें नहीं पता है कि ये कब खत्म हुई थी। तो ये आपका अंत हुआ था 15 अगस्त 1947 को। जिस दिन आपका भारत आजाद हुआ था उसी दिन अंतरिम सरकार का अंत हो गया था। बच्चा 26 जनवरी 1950 नहीं, 15 अगस्त 1947 को आपका भारत आजाद हुआ। 14 अगस्त 1947 को एक डेट और इंपॉर्टेंट है, इस दिन क्या हुआ, भारत आजाद भी हुआ। भारत आजाद यानी कि इंडिपेंडेंस डे हम इस दिन मनाते हैं। कौन सा डे मनाते हैं, इंडिपेंडेंस। और इस दिन से एक दिन पहले, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, 14 अगस्त 1947 को बेटा पाकिस्तान का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, पाकिस्तान का। भारत से अलग पाकिस्तान का निर्माण कब हो गया था, तो 14 अगस्त 1947 को और 15 अगस्त 1947 को ये अंतरिम सरकार जो है ये यहां पर पड़ गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये चीजें आपको सब पता होनी चाहिए। तो अंतरिम सरकार का यहां पर अंत हो गया, ध्यान रखिएगा। और ये जो 13 मेंबर हैं इनका भी ध्यान रखिएगा। इनको मैं टुकड़ों में अगर डिवाइड करूं तो 11 + 2 इस टाइम पर थे, लेकिन बाद में जाकर कितने हो गए, 2 8 + 5, 2 + 8 + 5, 13 सदस्य यहां पर 15 सदस्य टोटल हो गए और 3 सदस्यों को हटा दिया गया था। अब ये आपकी यहां पे चीजें हुई। उसके बाद अब ये जो 389 आपने हमें मैम सदस्य बताए थे, ये जो 389 आपने सीटें बताई थी, अब यहां से मैम एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो 389 सदस्य हैं इनकी अगर हम बात करते हैं, मतलब जो सीटें हैं अगर हम बात करें, तो एक क्वेश्चन में हमारे आता है संविधान सभा में, जो संविधान सभा है, संविधान सभा में महिलाओं की, संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, महिलाओं की कुल संख्या। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मैम बहुत आता है। तो बताइए बेटा महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। फिर पूछेगा एससी जिसको आप कहते हैं, इधर लिखती हूं थोड़ा, एससी जिसको आप कहते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, इनकी कुल संख्या कितनी थी, इनकी कुल संख्या। और मैम एक पूछा जाता है एसटी जिसको हम कहते हैं अनुसूचित जनजाति, मैम इनकी संख्या कितनी थी, अनुसूचित जनजाति की संख्या। ये सारे क्वेश्चंस बेटा आते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि मैम 15 थी महिलाओं की संख्या। महिलाओं की कितनी थी मैम, 15 थी। एससी कितने थे बेटा, 26 थे। और एसटी कितने थे, तो 33 थे। कितने थे, एसटी बेटा 33 थे, एससी आपके 26 थे और महिलाओं की संख्या बेटा जी आपकी 15 थी।
ठीक है, संविधान सभा की आपकी जो महिलाएं थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि महिलाएं थी कौन कौन सी, हमें यह भी जानना है महिलाएं थी कौन सी। तो देखिएगा यहां पे ध्यान से सुनिएगा। एक है आपकी सुचेता कृपलानी, एक है आपकी सुचेता कृपलानी जो कि आपकी उत्तर प्रदेश से हैं। एक है बेटा सुचेता कृपलानी जो कि आपकी उत्तर प्रदेश से हैं, और एक है आपकी विजय लक्ष्मी पंडित जो कि वो भी उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, वो भी उत्तर प्रदेश से हैं। और अगर हम बात करते हैं यहां पे कि आपकी पूर्णिमा बनर्जी कहां से थी, तो बेटा ये भी आपकी उत्तर प्रदेश से ही थी। कहां से थी? उत्तर प्रदेश से ही थी। और अगर हम कमला चौधरी की बात करते हैं तो ये भी आपकी यूपी से थी। ये भी कहां से थी? यूपी से थी। और अगर हम बात करते हैं बेगम एजाइल रसूल की, तो ये भी आपकी उत्तर प्रदेश से थी, और ये आपकी एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य, ये भी ध्यान रखिएगा, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी, ये ध्यान रखिएगा। और फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूपी से कितनी महिलाएं थीं, तो यूपी से बेटा 5 महिलाएं थीं। ये आपको दिख रहा होगा। कितनी महिलाएं थीं यूपी से? 5 महिलाएं थी। ठीक है, उसके बाद बेगम एजाइल रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। फिर आती हैं आपके 6 नंबर पर राजकुमारी अमृत कौर। ये कहां से थी? ये मध्य प्रांत से थी। फिर आपकी सरोजनी नायडू जिनको आप कहते हैं भारत की कोकिला। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि भारत की कोकिला किसको कहा जाता है। तो भारत की जो कोकिला हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो आपकी बिहार से थी। कहां से थी? बिहार से थी। उसके बाद अगर हम बाकी की बात करें तो एक है आपकी हंसा मेहता। हंसा मेहता बेटा जी बंबई से थी। कहां से थी? बंबई से थी। जिसको आज आप मुंबई कहते हो, उसको उस टाइम पे बंबई कहा जाता था। आज आप इसको क्या कहते हो? आज आप इसको मुंबई कहते हो। ठीक है, उसके बाद आपकी जी दुर्गाबाई कहां से थी? मद्रास से थी। और दक्षायनी बेलायुधन ये कहां से थी? मद्रास से थी। और अम्मी स्वाथोनाथन कहां से थी? मद्रास से थी। तो मद्रास से कितनी महिलाएं थी? मद्रास से मैम हम कह सकते हैं कि 3 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी मद्रास से? 3 महिलाएं थी। ठीक है, धन्यवाद नीतीश एजुकेशनल क्लासेस जी। ठीक है, मैं बेटा पढ़ रही हूं। चलिए आगे ध्यान से सुनिए। उसके बाद में उड़ीसा से एक थी आपकी मालती चौधरी जी। कौन थी? मालती चौधरी जी। उसके बाद रेणुका राय और लीला राय। देख रहे हो दोनों के नाम के आगे लग रहा है राय, और दोनों एक ही जगह से थी, पश्चिम बंगाल, जिसको हम कहते हैं वेस्ट बंगाल। क्या कहते हैं? वेस्ट बंगाल। इससे आपकी 2 महिलाएं थीं। और एनी मस्करनी जो है वो आपकी ट्रवनकोर से थी, यानी कि कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। ये आपकी संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी। कौन कहां से था ये मैंने आपको बता दिया। यानी कि जो आपकी संविधान सभा है वो अब आपकी बन चुकी है, और उस संविधान सभा की बेटा अब बैठकें शुरू होंगी। लेकिन उसके पहले मैं बीच में ही आज क्वेश्चन पूछ लेती हूं और तुम्हें रिवाइज करवा देती हूं। तुमसे क्वेश्चन पूछ लेती हूं और तुम्हें रिवाइज करवा देती हूं। मैंने कहां से स्टार्ट किया था? देखो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो आज हमने अपनी क्लास को स्टार्ट किया था सीटों से। हमने सीटों को मैम बांटा था। अब आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगी, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं और अब हम करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। मुझे बताओ संविधान सभा के लिए, जो संविधान सभा है इसके लिए आपकी कितनी सीटें आपकी जो है वो ब्रिटिश प्रांतों के पास थी।
कितनी सीटें ब्रिटिश प्रांतों को दी गई थी? जल्दी से बताइए, कितनी सीटें ब्रिटिश प्रांतों को दी गई थी? बेटा मैं टोटल नहीं पूछ रही, टोटल तो 389 थी, 389 में से कितनी सीटें? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 292 सीटें दी गई थी। फिर बताओ देसी रियासतों को कितनी दी गई थी? देसी रियासतों को कितनी दी गई थी? जल्दी बताओ, देसी रियासतों को कितनी दी गई थी? जल्दी जल्दी बताइए, रिवीजन होगा जी। 4 किसको दी गई थी? चीफ कमिश्नरी प्रांत को। लेकिन क्वेश्चन मैंने ये पूछा ही नहीं है, मैंने क्वेश्चन पूछा है कि देसी रियासतों को कितनी दी गई थी? कितनी दी गई थी? 93। फिर ये बताओ कि इनमें से कितनी सीटों पर निर्वाचन हुआ? कितनी सीटों पर निर्वाचन? जल्दी बताओ, कितनी सीटों पर निर्वाचन? आंसर आना चाहिए, कितनी सीटों पर निर्वाचन? वेरी गुड, 296। कितनी सीटों पर? 296 सीटों पर। ठीक है, फिर यह बताओ कि इन सीटों पे जो इलेक्शन हुए उनमें आईएनसी को कितनी सीटें मिली? आईएनसी को कितनी सीट मिली? जल्दी बताओ, आईएनसी को कितनी सीटें मिली? जल्दी बताओ। बिल्कुल सही है, 208। वेरी गुड। फिर आपको बताना है कि इसमें आपके जो निर्दलीय सदस्य थे, निर्दलीय सदस्य, उनको कितनी सीट मिली? निर्दलीय सदस्य। और आपको बताना है कि मुस्लिम लीग को कितनी सदस्य, मुस्लिम लीग जो है उनको कितनी सीट मिली? मुस्लिम लीग को कितनी मिली? निर्दलीय को कितनी मिली? निर्दलीय को मैम 8। वेरी गुड। और मुस्लिम लीग को कितनी मिली बेटा? मुस्लिम लीग को कितनी मिली? वेरी गुड, 73 सीट। बिल्कुल सही है। अब बताओ कि संविधान सभा में यूपी से कितनी महिलाएं थी? यूपी से कितनी महिलाएं? जल्दी बताइए, यूपी से कितनी महिलाएं थी? मुझे आंसर चाहिए। यूपी से कितनी महिलाएं? कितनी थी? 5 थी। कितनी थी? 5 थी। और टोटल तो आपको याद ही हो गया होगा, टोटल कितनी थी? 15। ये बताओ कि संविधान सभा में आपके एससी कितने थे? एससी कितने थे? एससी कितने थे? एससी की संख्या बताओ। संविधान सभा में एससी कितने थे? जल्दी से बताओ। एससी कितने थे बेटा? 26। वेरी गुड। कितने थे? 26। और बेटा एसटी आपके 33। तो ये आपका एक छोटा सा रिवीजन हो गया। अब आप मुझे बताओ अंतरिम सरकार के बारे में कुछ क्वेश्चन कर लेती हूं। अंतरिम सरकार, ठीक है, अंतरिम सरकार। मुझे ये बताओ कि ये जो अंतरिम सरकार है इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा कब हुई थी? घोषणा बताओ, इसकी घोषणा कब हुई थी? अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई थी मेरे बच्चे? जल्दी बताओ, जल्दी से आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। बिल्कुल पूरी डेट लिखा करो, 1946 लिख के छोड़ देते हो। वेरी गुड। कब हुई थी? 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को। फिर बताओ मेरे बच्चे कि इसमें आपके उपाध्यक्ष कौन थे? इसमें आपके उपाध्यक्ष कौन थे? इसमें आपके डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? बताओ वाले जल्दी से। डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे बच्चे? बिल्कुल जल्दी से आंसर आना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेरी गुड। उसके बाद बेटा आपको बताना है कि अंतरिम सरकार जो है इसका गठन कब हुआ था? इसको कब फॉर्म्ड किया गया था यह भी बताना है। और फिर एंड में बता देना कि कुल सदस्य कितने थे, कुल सदस्य कितने थे। और यह भी बता देना कि मुस्लिम लीग इसमें कब आई थी। और फिर हम करेंगे आपकी आगे की बात, फिर हम करेंगे आगे की बात। वेरी गुड, वेरी गुड। कब हुई थी फॉर्म्ड? 2 सितंबर 1946 को। वेरी गुड बच्चा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कुल सदस्य, ध्यान से आंसर करना। कुल सदस्य कितने थे? वेरी गुड, 15। 13 वाले गलत बोल रहे हैं बेटा जी, मैंने आपको बताया है, वहां से कुल सदस्य मैंने हटा दिए थे।
अगर आपको याद हो तो मैंने आपको देखो यहां पे बताया है अंतरिम सरकार कहां चली गई, ये रही। तो इसमें मैंने आपको देखो यहां लिखवाया है कुल सदस्यों की संख्या बेटा 15, पहले 13 थी जब ये गठित हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी तो हमेशा आंसर करना 15 थी, ठीक। और मुस्लिम लीग ने कब पार्टिसिपेट किया था? मुस्लिम लीग ने कब पार्टिसिपेट किया था? आंसर 26 अक्टूबर 1946। भाई बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब कुछ याद कर लेते हैं, ठीक है। तो सब कुछ आप याद कर लेते हैं, इतने अच्छे बच्चे इस क्लास में हैं। अब ये हो गई आपकी। अब बात आती है, आज आपका एक जो टॉपिक है उसका हेडिंग देंगे संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, ठीक है। और संविधान का निर्माण कौन करेगा? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे संविधान का निर्माण कौन करेगा। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण बच्चा कौन करेगा? मुझे जल्दी से बताओ, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण कौन करने वाला है, ये बताओ। वेरी गुड, संविधान सभा। तो निर्माण कौन करेगा? अगर पूछेंगे कि मेकिंग या कह सकते हैं कि निर्माण कौन करेगा, तो मैम हमारी बन चुकी है संविधान सभा। और ये संविधान सभा ही हमारे देश का संविधान बनाएगी, हमारे देश का संविधान बनाएगी। और इस संविधान सभा की इसके लिए क्या होंगी? संविधान सभा की मैम इसके लिए होगी बैठक, ठीक है। क्या होंगी बेटा जी? बैठक होंगी, ये ध्यान रखिएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम बैठक कब हुई थी। क्वेश्चन क्या होगा? प्रथम बैठक, जिसको पूछा जाएगा कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की आपकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो आपकी कब हुई थी? सबसे पहला क्वेश्चन बेटा एग्जामिनर का यही रहता है। बच्चे आंसर कर रहे हैं कि मैम 9 दिसंबर को। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, ठीक है। डेट याद हो गई, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी मैम। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये जो बैठक है इसका स्थान क्या था, ये कहां पर हुई थी, ये जानना चाहते हैं। तो बेटा जी आपका क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहां पर हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि नई दिल्ली में कहां पर हुई थी? तो इसको कहते थे दिल्ली का केंद्रीय भवन। किस नाम से जानते हैं? दिल्ली का केंद्रीय भवन, सेंट्रल हॉल ऑफ दिल्ली, दिल्ली का केंद्रीय भवन, ठीक है। सेंट्रल हॉल ऑफ दिल्ली, दिल्ली का केंद्रीय भवन। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल हॉल ऑफ दिल्ली, सेंट्रल हॉल ऑफ दिल्ली, दिल्ली का केंद्रीय भवन, ठीक है। ये स्थान था। फिर एक क्वेश्चन आता है कि इस बैठक में आपके सदस्य कितने थे। क्वेश्चन आता है कि मेंबर्स कितने आए थे, मेंबर्स। इस बैठक में सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। तो वो क्वेश्चन है बेटा कि 211। कितने सदस्य आए थे? 211 आपके सदस्य आए थे। 211 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसी प्रथम बैठक की, अगर हम बात करते हैं इसी प्रथम बैठक की, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें आपके अध्यक्ष कौन थे, इसमें अध्यक्ष कौन थे, इसमें बेटा चेयरमैन कौन थे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर का रहेगा। और ये जो आपके अध्यक्ष थे ये कैसे थे, तो ध्यान रखना
अस्थाई अध्यक्ष थे। कैसे थे बेटा? अस्थाई एडहॉक चेयरमैन बनाए गए थे। और किसके कहने पर, किसकी सिफारिश पर? यह भी क्वेश्चन आएगा, पहले नाम लिख देते हैं। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये आपके इसमें अस्थाई एडहॉक आपके जो है कह सकते हैं कि एडहॉक चेयरमैन थे। और किसकी सिफारिश पर बनाए गए थे? किसकी सिफारिश पर? तो आपको ध्यान रखना है जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी की सिफारिश पर, जेबी कृपलानी की सिफारिश पर। रिकमेंडेशन किसकी थी? सिफारिश किसकी थी? तो जेबी कृपलानी की थी कि भैया सच्चिदानंद सिन्हा को बना दो। जेबी कृपलानी ने इसके लिए यहां पर सिफारिश की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका हुआ। इसमें अध्यक्ष कौन थे, स्थान क्या था, सदस्य क्या था, ये सब हमने जाना। एक लास्ट हम पढ़ेंगे और ये भी बताया कि अस्थाई, अस्थाई का मतलब है मेरे बच्चे कि अस्थाई मतलब टेम्पररी। और टेम्पररी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो किसकी सिफारिश पर, किसकी रिकमेंडेशन पर बने थे? तो मैम हमारे जेबी कृपलानी की रिकमेंडेशन पर बने थे। क्यों मैम इन्हीं को बनाया गया? क्योंकि संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उसमें सबसे ज्यादा जो उम्र के व्यक्ति थे वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इनकी वरिष्ठता के आधार पर जेबी कृपलानी जी ने इनके लिए सिफारिश की थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आज हम लास्ट पढ़ेंगे सेकंड मीटिंग। क्या पढ़ोगे आप? सेकंड मीटिंग पढ़ोगे, दूसरी बैठक। इसको क्या बोलेंगे? दूसरी बैठक, ये आप पढ़ोगे। अगर हम दूसरी बैठक की बात करेंगे तो बेटा इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो डेट है वो है आपकी 11 दिसंबर 1946। क्या है आपकी? 11 दिसंबर 1946। अगर आप स्थान की बात करोगे तो स्थान बेटा वही रहेगा आपका नई दिल्ली, और नई दिल्ली का केंद्रीय भवन। ठीक है, नई दिल्ली रहेगा। इसमें अगर आप बात करोगे अध्यक्ष की, किसकी बात करोगे बेटा? अध्यक्ष की, जिसको आप कहेंगे चेयरमैन। और अब की बार आपके चेयरमैन कैसे बनेंगे? तो स्थाई बनेंगे। कैसे होंगे? स्थाई। और आप लिख सकते हैं परमानेंट चेयरमैन होंगे, स्थाई अध्यक्ष होंगे। और इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है इनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद इसी मीटिंग में आपके उपाध्यक्ष भी बनेंगे। उपाध्यक्ष को हम क्या कहते हैं? डेप्यूटी चेयरमैन। क्या कहते हैं इनको? हम डेप्यूटी चेयरमैन कहते हैं, इनको हम उपाध्यक्ष कहते हैं। और ये जो उपाध्यक्ष थे ये बेटा अब तक आपने शायद एक पढ़े हो, लेकिन ये दो थे। तो एक का नाम है एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। मैं ये जानना चाहती हूं कि दूसरे का नाम क्या था। मैं ये जानना चाहती हूं कि मुखर्जी के बाद में दूसरे कौन थे? यहां पर दूसरे कौन थे? तो बताओ दूसरे कौन थे? तो वीटी कृष्णामचारी। कौन थे? वीटी कृष्णामचारी, वीटी कृष्णामचारी। ठीक है, कृष्णामचारी। ये आपको ध्यान रखना है कि दो उपाध्यक्ष थे। और आज की क्लास का लास्ट लाइन में लिखने जा रही हूं, और वो लास्ट लाइन है बेटा, ध्यान रखना कि इसी में एक व्यक्ति थे जो बनाए गए थे संवैधानिक सलाहकार। क्या बनाए गए थे? संवैधानिक सलाहकार, जो कि उनको आप इंग्लिश में कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार। और ये कौन बने थे?
ये कौन बने थे? पहले ही नाम आ गया कि मैम B.N. राव। कौन बने थे? B.N. राव, जिनको हम कहेंगे बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव। B.N. राव आपके इसमें संवैधानिक सलाहकार बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। और अब मैं कल आपसे इसका क्विक रिवीजन पूछूंगी, फर्स्ट मीटिंग का और सेकंड मीटिंग का। और बेटा जी आपको क्लास कैसी लगी ये मुझे जरूर बताना, और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं ये भी मुझे जरूर बताना। और आपका एक कमेंट हमें वो मोटिवेशन देता है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, सिर्फ आप दे सकते हैं। तो मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।